हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के बारे में। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको पीएसएम या फिर ऑब्स गायनी से रिलेटेड कोई टॉपिक का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो आइए देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। यहाँ पे आपको एपिडेमियोलॉजी या फिर पीएसएम का कोई भी टॉपिक जो है मैं कोशिश करूँगी कि जितना से हो सके उतना इजी बनाए। एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ऑब्जर्वेशनल, दूसरा इंटरवेंशनल या फिर एक्सपेरिमेंटल भी आप कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल में इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना होता है, इंटरवेंशनल में आपको एक्सपेरिमेंट या फिर इंटरवेंशन करना होता है। ओके, ऑब्जर्वेशनल स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरा एनालिटिकल। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इंटरवेंशनल स्टडी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना होता है। जैसे कि नाम में से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है यू ओनली डिस्क्राइब, और एनालिटिकल मीन्स होता है यू ओनली एनालाइज, सिर्फ आपको इसमें एनालिसिस करना है। और इंटरवेंशनल स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब है इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है या फिर इंटरवेंशन करना है। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना जरूरी है, जिस वर्ड को बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? एनी एजम्पशन और थ्योरी, कोई भी एजम्पशन है या फिर थ्योरी है जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, तो इसे हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पॉसिबली स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर, कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर का एक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर पॉसिबली अल्कोहलिज्म इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो अल्कोहलिज्म एक लंग कैंसर का कारण हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये हाइपोथेसिस है या फिर एक थ्योरी है। तो इसको आपको टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए समझा पाएंगे। तो अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी को क्यों करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए करते हैं। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथेसिस आप तीन चीज़ों को इंक्लूड करके बनाते हैं। हाइपोथेसिस तीन चीज़ों को इंक्लूड करके बनता है। सबसे पहले तो टाइम, फिर पर्सन और प्लेस, ये तीनों को इंक्लूड करते हैं। और किसके बीच में? डिजीज़ और उसके कॉजेटिव एजेंट के बीच में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पॉसिबली लंग कैंसर विच इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया इन 2019। तो डिजीज़ क्या है? लंग कैंसर है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है इन मेल। पर्सन क्या हो गया इसमें हमारा? मेल, पर्सन की जगह पर मेल हो गया। प्लेस भी हो गया हमारा इंडिया, और कब? टाइम हो गया 2009। कॉज्ड बाय स्मोकिंग, रिस्क फैक्टर भी हमारा हो गया स्मोकिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि डिजीज़ और कॉजेटिव फैक्टर के साथ साथ टाइम, पर्सन और प्लेस भी आया है। तो यह एक कंप्लीट हाइपोथेसिस कहलाएगा। ओके, हाइपोथेसिस बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसको टेस्ट करना। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? एनालिटिकल स्टडी। अब टेस्ट करने के लिए आपको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करने पड़ते हैं। तो वैसे स्टडी डिज़ाइन को एपिडेमियोलॉजी में कई तरीके के हैं, मतलब अलग अलग तरह के हैं, लेकिन बेसिकली हमें 4 टाइप के ही स्टडी डिज़ाइन को याद रखना है। सबसे पहला कोहोर्ट स्टडी, फिर सेकेंड केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और इकोलॉजिकल स्टडी। तो इनमें से कोई भी एक या फिर दो को हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अगर आपकी टेस्टेड हाइपोथेसिस सही आती है तो आपको आखिरी स्टेप और लास्ट स्टेप यही करना है कि अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म करना। और कंफर्म कैसे होगा? इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। ओके, तब आप पॉपुलेशन को बता पाओगे कि डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें क्या क्या स्टडीज़ होते हैं? एक तो होता है RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, दूसरा होता है क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल और फिर कम्युनिटी ट्रायल। ओके, सो मेक ए स्टेटमेंट मीन्स एक स्टेटमेंट बनाओ। तो क्या हो गया हमारा? डिस्क्रिप्टिव या फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन बोलेंगे। टेस्ट योर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को टेस्ट किया तो वो क्या हो गया? एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एंड कन्फर्म योर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को कन्फर्म करना, वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज लिख देगा
कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सेप्ट, इसमें से 3 ऑप्शन रहेंगे और लिख देगा कि ऑल ऑफ द, और एक और अलग से एक ऑप्शन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सेप्ट। तो हमें आंसर मार्क करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए स्टडी डिजाइन। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ स्टडी, इनमें से कौन ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ स्टडी नहीं है। ओके, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल स्टडी का टाइप है। तो इसमें से हमें कोई भी हमें याद रहेगा तभी तो हम मार्क कर पाएंगे ना, ठीक है। तो सो क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एपिडेमियोलॉजी। ओके, वैसे तो एपिडेमियोलॉजी में और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अपने इंडिया में मेजर एग्जाम में को देखें तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यही 4 मेजर स्टडी से आते हैं, कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल, और फिर ये RCT, क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, इन्हीं सब से आते हैं। तो इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके सारे स्टडी डिज़ाइन को डिस्कस करें। तो सबसे पहले बेसिक स्टडी डिज़ाइन और उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड या मिक्स स्टडी डिज़ाइन को हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में तो आपको कोई भी एक छोटी सी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक स्मॉल हाइपोथेसिस बनानी होती है टाइम, प्लेस और पर्सन के बीच में। ओके, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल स्टडी। तो एनालिटिकल स्टडी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी से। ओके, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को समझने के लिए मैं एक कॉमन एग्जांपल यूज़ करूँगी, स्मोकिंग और लंग कैंसर, क्योंकि यह समझने के लिए काफ़ी आसान है और यह वर्ल्ड के सबसे कॉमनेस्ट कैंसर में से एक है। इंडिया में भी मेल में के कॉमन कैंसर में से लंग कैंसर एक है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि एपिडेमियोलॉजी में हर चीज़, चाहे वो कोई पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर हो, चाहे वो डिजीज़ हो या आउटकम हो, चाहे वो स्टडी डिज़ाइन हो, उसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, जिसको आपको समझने भी और याद भी रखना। जैसे कि हम स्मोकिंग और लंग कैंसर एक लेते हैं, स्मोकिंग और लंग कैंसर। तो इसको हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी में स्मोकिंग को हम कॉजेटिव एजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट। और लंग कैंसर को हम इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो हमारा स्मोकिंग हो गया कॉजेटिव एजेंट और लंग कैंसर क्या हो सकता है, इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कहने का दूसरा तरीका है स्मोकिंग एज ए रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग एज ए रिस्क फैक्टर लीड्स टू लंग कैंसर ए डिजीज, लीड्स टू लंग कैंसर ए डिजीज। क्या करता है, रिस्क फैक्टर हो गया स्मोकिंग और डिजीज़ क्या हो गया, लंग कैंसर। तो हम रिस्क फैक्टर और डिजीज़ भी बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं स्मोकिंग एज एक्सपोजर, स्मोकिंग एज एक्सपोजर लीड्स टू लंग कैंसर एज आउटकम। तो इसमें हम एक्सपोजर और आउटकम वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखो, कॉज, रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। इसी तरह से इफेक्ट, डिजीज और आउटकम ये तीनों भी क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो एग्जामिनर कोई भी टर्म यूज़ करे आपको, या फिर आप कोई भी बुक पढ़ें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉज लीड्स टू इफेक्ट, रिस्क फैक्टर लीड्स टू डिजीज एंड एक्सपोजर लीड्स टू आउटकम। तीनों का मतलब प्रैक्टिकली सेम माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने स्टडी डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस दो मेन स्टडी डिज़ाइन के बीच में, कोहोर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको एक शब्द में आंसर करना हो तो कैसे दोनों डिफरेंट हैं आप कैसे बताओगे। तो कोहोर्ट स्टडी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है। कोहोर्ट स्टडी क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है। और केस कंट्रोल स्टडी क्या है, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी है। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कोहोर्ट स्टडी में हम आगे की तरफ देखते हैं, और बैकवर्ड लुकिंग में कोहोर्ट स्टडी में अभी से स्टार्ट करके पीछे की तरफ देखते हैं। ओके, तो इसी तरह से कोहोर्ट स्टडी में फॉरवर्ड जब देखते हैं तो हम इसे प्रोस्पेक्टिव स्टडी कह सकते हैं, और केस कंट्रोल को हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कह सकते हैं। ओके, यानी अगर आपको कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप या हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम कॉज से स्टार्ट करते हैं और इफेक्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इफेक्ट से को आज लेते हैं और पीछे बैक में जाके हम कॉज तक जाते हैं। ओके,
सपोज़ अगर आज हम कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं 2022 में, तो अपनी स्टडी को शुरुआत करने के बाद रिस्क फैक्टर कोई लेते हैं और उससे हम जाएंगे डिजीज़ या आउटकम लंग कैंसर के तरफ। ओके, तो अगर आज हमने 2022 में कुछ स्मोकर पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका आउटकम जो है वो 2037 में हम जाएंगे उसके आउटकम को देखने के लिए 15 साल बाद। ठीक है, तो यदि कोई आज स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसे कैंसर होने में कम से कम 10 से 20 साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कोहोर्ट स्टडी को हम कैसे करते हैं, तो यदि आपने अपनी स्टडी के लिए 100 स्मोकर अपने सिटी में लिया तो आप 10 या 15 साल या 20 साल तक वेट करें, उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें कितने को लंग कैंसर शुरू हुआ। तो यदि हम आज 2022 में स्टडी की शुरुआत करते हैं तो 15 साल बाद 2037 में जाकर हम चेक करेंगे कि कितने को लंग कैंसर हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि कैंसर ज़्यादा हुआ, और अगर ज़्यादा होता है तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर हो सकता है लंग कैंसर का। वैसे तो यह स्टडी डिज़ाइन सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपको डिजीज़ का इंक्यूबेशन या लैटेंट पीरियड ही 15 साल का है तो आपको आउटकम देखने के लिए क्या करना होगा, 15 साल के लिए वेट करना होगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम इस स्टडी को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, इसी कोहोर्ट स्टडी को हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। और हम अभी जैसे हैं 2022 में, तो हम आज इस स्टडी को आउटकम से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, आउटकम से स्टार्ट करते हैं। और 15 साल पीछे 2007 में जाके देखते हैं, मतलब जितने आउटकम से स्टार्ट करते हैं। और सपोज मानते हैं कि दिल्ली में लंग कैंसर के हम 100 केस ले लेंगे, दिल्ली में है तो वहाँ पे लंग कैंसर के 100 केसेस लेते हैं। तो इसमें अभी एक्सपोजर सपोज हो चुका है, ठीक है, तभी तो लंग कैंसर हुआ ना। तो एक्सपोजर से पिछले 10 से 20 साल पहले से हो रहा होगा, तभी तो अभी डिजीज़ हुआ है ना। तो पूरे स्टडी डिज़ाइन को 15 ईयर पीछे शिफ्ट करके उसमें चेक करते हैं कि इसमें 100 लंग कैंसर में 15 साल पहले कितने लोग स्मोकिंग करते थे। मीन्स इसमें बैकवर्ड अभी केस लेंगे और यहाँ से उनकी हिस्ट्री लेंगे कि 15 साल पहले कितने लोग इसमें स्मोकिंग करते थे। तो ये पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा, पेशेंट के हिस्ट्री बेसिस पे। तो आपको सिर्फ 100 लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछना है, 100 पेशेंट लेना है लंग कैंसर के, उससे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप पहले स्मोकिंग करते थे, यस और नो में। तो 100 मिनट में इसमें आपका स्टडी खत्म हो जाएगा और आपको स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच रिलेशनशिप या हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकोगे। ठीक है, तो कोहोर्ट स्टडी आज शुरू होकर 15 साल आगे जाती है या 20 साल आगे जाती है, जैसा इंक्यूबेशन पीरियड रहा उस तरह से। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आगे गई तो क्या बोलते हैं, इसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी बोलते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। और केस कंट्रोल स्टडी में हम आज से स्टार्ट करके 15 साल पीछे जा रहे हैं हिस्ट्री पूछने के लिए, तो इसे हम अपोजिट स्टडी का अपोजिट स्टडी को हम बैकवर्ड लुकिंग स्टडी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में कोहोर्ट स्टडी के बारे में। तो इसके लिए आप वीडियो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, उसमें जाके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।